ठीक है, पॉलन ग्रेन का क्या पढ़ी नहीं है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ी नहीं है तो पढ़ी है ना, चलो ठीक है। बताओ कि जनरेटिव सेल याद करो, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर में हम बताए थे, ठीक है, कि वो अल्टीमेटली जब मैच्योर होता है तो दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक लार्ज न्यूक्लियस वाला पार्ट वेजिटेटिव था और एक स्मॉल न्यूक्लियस वाला जनरेटिव था, ठीक है। तो कौन? हाँ, जनरेटिव, ठीक है। एक्साइन और इंटाइन में क्या है डिफरेंस बता दो तो। पॉलन ग्रेन का जो लेयर पढ़ाए थे, एक्साइन एंड इंटाइन, क्या डिफरेंस है बताओ। बताओ सर, एक्साइन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है और इंटाइन पेक्टोसेलुलोसिस। हाँ, और स्पोरोपोलिन का क्या फंक्शन है? हाईली रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल्स एंड तो वो फैटी सब्सटेंसेस बना होता है। हाँ ठीक है, और वो प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, और आई मीन रेसिस्ट करता है वो हाई टेम्परेचर पे या फिर अल्कली मीडियम में या इंजाइम्स में, इस तरह का, ठीक है। चलो एक चीज बता दो, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजियम का जो 3 लेयर है, उस तीनों लेयर का कोई नाम बताओ। सॉरी 4 लेयर है उसमें, एनसीईआरटी में पढ़े होगे। उस चारों लेयर का नाम बताओ और उस चारों लेयर का फंक्शन भी बताओ। चारों लेयर का नाम बताना है और फंक्शन भी बताना है। चारों लेयर का नाम बताना है, फंक्शन बताना है। इतना लेट मत करो, बताओ। अरे एपिडर्मिस, एंडोसिसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, ये 4 था ना? यस सर। हाँ, टेपेटम का क्या फंक्शन होगा? सर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? मेगास्पोर मदर सेल, पॉलिन ग्रेन को। माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, मेगास्पोर मदर सेल बोलोगे या स्पोरिजिनस टिश्यू या सेल बोलते हैं। अब बाकी बात तीनों जो लेयर है वो तीनों कंबाइंडली काम करता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का कोई मतलब ये बताओ, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को बताओ क्या होता है। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है? अच्छा चलो, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहने का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन मदर सेल, आई मीन पॉलन ग्रेन। हाँ, इसका क्या मैकेनिज्म है, 2-3 लाइन में ही है, बताओ कैसे कैसे ये करता है। मियोसिस होता है। मियोसिस के प्रोसेस से मियोसिस होकर टेट्राहैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बनाता है, उसके बाद तो माइक्रोस्पोर बनाएगा, उसके बाद ये मियोसिस। हाँ, तो सब अच्छा, एक चीज तुम लोग भूल रहे, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड कौन होगा, हैप्लॉयड कौन होगा, ये बताओ। सर माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा। हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो स्पोरोजेनस टिश्यू था, स्पोरोजेनस सेल जो था वो डायरेक्टली डेवलप करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहा था। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या, और मियोसिस में जो है वो 4 हैप्लॉइड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, जो कि बाद में चारों जो है वो अपना अलग अलग पॉलन ग्रेन बना लेता है, ठीक है ना।
उसी में जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है, और उसी के बाद आफ्टर पॉलिनेशन उसी में जनरेटिव और वेजिटेटिव, जनरेटिव कर लेगा काम क्या है मेल गैमेट का, और वेजिटेटिव क्या करेगा उसको ब्रेक करके पॉलन ट्यूब बनाएगा, और पॉलन ट्यूब से फिर वो जाएगा फर्दर मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए। चलो एक चीज और बताओ कि एम्ब्रायोसेक जो होता है, एम्ब्रायोसेक जो फॉर्मेशन होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, उसका क्या प्रोसेस है? क्योंकि ये तो ओव्यूल से स्टार्ट होगा, चलो हिंट दे दिया, ओव्यूल से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या होगा बताओ। तो ओव्यूल पहले प्रिमोडियम बनेगा। हाँ, प्रिमोडियल सेल बनेगा, गुड। उसके बाद फिर सर मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, हेप्टाइट। हाँ हाँ, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा। उसके बाद क्या होगा? आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है वो तो बनेगा, लेकिन जो मेन है वो मेगास्पोर मदर सेल है। उसके बाद वो क्या होगा? डिवाइड, हैप्लॉइड होके वो 4 सेल में बनाएगा, 4, हाँ, जिसको टेट्राड मेगास्पोर, हाँ 4 सेल में वो ना टेट्राड मेगास्पोर बोलेंगे। और उस मेगास्पोर में फिर 1 फंक्शनल होगा और 3 डीजेनरेट कर जाएगा, और 3 डीजेनरेट कर जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो एक और चीज बताओ कि उसमें से किधर पोर्शन वाला, क्योंकि एम्ब्रायोसेक में दिया हुआ था ना, जैसे मान लो ये चलाजल एंड वाला चलाजल एंड वाला जो पोर्शन होगा, उस साइड का जो सेल होगा, आई मीन मेगास्पोर मदर सेल जो होगा वो फंक्शनल होगा और वो फर्दर, हाँ, एम्ब्रायोसेक बना देगा। न्यूसेलस क्या होता है बता दो, व्हाट इज न्यूसेलस? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, होता है, बट और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पूरे ओव्यूल को, पूरे एम्ब्रायोसेक के फॉर्मेशन के बाद जो बचता है ना, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो एक और चीज बता दो कि जब एम्ब्रायोसेक का फॉर्म हो गया, सिनर्जिड सेल पता चल गया, एंटीपोडल सेल पता चल जाता है, तो वहां पे जब गैमेट जाएगा तो गैमेट वहां माइटोसिस होकर 2 बन चला हो जाता है ना। तो ये बात बताओ कि वो गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करता है वहां पे एम्ब्रायोसेक के पास गाइड? हाँ, इसको याद रखना, फिलीफॉर्म पे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में 3 प्रोसेस बताए थे, क्या क्या होता है प्रोसेस? और बस नाम बता दो, टर्म बता दो, समझ में आ जाएगा, तुम लोग समझ गए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में 3 बताए थे कल, 3 प्रोसेस करेंगे तभी वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन हो पाएगा। इमैस्कुलेशन, ठीक है, इमैस्कुलेशन होगा, दूसरा हो जाएगा बैगिंग, और तीसरा क्रॉसिंग, ये याद रखना। और आउटब्रीडिंग डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं? आउटब्रीडिंग जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको सेल्फ पॉलिनेशन करने से स्टॉप करते हैं। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन से उसको रोकते हैं, जब भी हो उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस्ड पार्ट है, या जो फिर बोल सकते हैं कि आउटब्रीडिंग का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, तो उसमें जाके वो क्रॉस कराएंगे तो जो वेराइटीज मिलेगा वो हमको बहुत ही अच्छा इम्प्रूव वेराइटी हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट तो सब तुम लोग रिवाइज कर ही लिए हो, बट कुछ कुछ चीज है। अच्छा, एक चीज और बता दो, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन जो ग्रोथ होता है, ठीक है, तो डाइकॉट का प्रोसेस अलग है, मोनोकॉट का प्रोसेस अलग है। तो बता सकते हो कि डाइकॉट जो है उसमें क्या क्या होगा जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा? हाँ ठीक है, बोलो। फिर ग्लोबुलर बनता है, हाँ, ग्लोबुलर से, उसके बाद हार्ट शेप, हार्ट शेप बनता है, उसके बाद ग्लोबुलर हार्ट, फिर वो अल्टीमेटली एम्ब्रायो बनेगा तो प्ल्यूमल, कोटिलेडन, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हाँ, डाइकॉट में फिर दूसरा, तो मोनोकॉट में दूसरा। तो मोनोकॉट में याद रखना कि रेडिकल पार्ट और प्ल्यूमल पार्ट, हाँ, वहाँ हाइपोकोटाइल होता है। तो रेडिकल जो पार्ट होता है, आई मीन रूट वाला जो पार्ट होता है, वहाँ एक सीड का कवरिंग होता है, उस सीड के कवरिंग को क्या बोलते हैं? कॉलियोराइजा। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉलियोराइजा। और अगर स्टेम वाला पार्ट में चल जाएंगे तो वहाँ बोलते हैं क्या?
कोलियोप्टल, और कॉटलीडन को क्या बोलेंगे, स्क्लेटम, स्क्लेटम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा मोनोकॉटला याद रखना, क्योंकि मोनोकॉटला थोड़ा बार बार इसलिए क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन किससे कवर्ड है। अब रेडिकल पार्ट किससे है, प्लूमल पार्ट किससे है, ये पूरा कवर पता होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। तो ठीक है, बाकी बात तो सीड एंड वो तो एग्जाम्पल वगैरह है, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे फर्स्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल और विविपेरस होता है। विविपेरस हम लोग क्यों बोले, क्योंकि ह्यूमन जो है वो डायरेक्टली बेबी को डायरेक्टली बेबी को बर्थ कराने, और यूनिसेक्सुअल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग मेल अलग फीमेल अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा इम्प्लांटेशन, चौथा क्या होगा, गेस्टेशन पीरियड चला जाएगा, इम्प्लांट के बाद ग्रोथ होगा, और पांचवा जो होता है पार्चुरेशन प्रोसेस होगा। तो ये फिर कंप्लीट एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें छोटे छोटे चीज और कुछ है नहीं, हम पहले क्या होता था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है अच्छा गैमेटोजेनेसिस के बाद दूसरा जो प्रोसेस इंसेमिनेशन भी आ जाएगा। इंसेमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंसेमिनेट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना है, स्पर्म को, आई मीन गैमेट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए प्रोसेस है। उसके बाद फिर है दूसरा तुम्हारा क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन, उसके बाद पार्चुरेशन, उसके बाद ये मतलब आई मीन ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब सबसे फर्स्ट में देखो, हम जो टर्म लिए उसको बता देते हैं। गैमेटोजेनेसिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसमें दो प्रोसेस पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में दो प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन कौन सा, पहला पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा पढ़ेंगे दूसरा क्या होगा, oogenesis। ये दो प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, तो इंसेमिनेशन का मतलब ये हो जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट। तो इसमें कौन, गैमेट में मेल गैमेट याद रखना है इसको। फिर तीसरा क्या बताएंगे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग का पूरा मैकेनिज्म है। चौथा हो जाएगा इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस में क्या हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन में होता है कि अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो का अटैचमेंट प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। और उसके बाद पांचवा हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो पांचवा होता है गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, तो गेस्टेशन पीरियड में ध्यान रखना कि जब से फर्टिलाइजेशन, नहीं गेस्टेशन में क्या होता है, जब जैसे ही एम्ब्रायो अटैच हुआ, ठीक है, अटैचमेंट टू एम्ब्रायो टू फुल्ली मैच्योर, क्या, ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड, फीटस, हाँ फीटस बोल सकते हैं। तो इसके पीरियड को हम लोग गेस्टेशन बोल लेंगे। अटैचमेंट से लेके फुली डेवलपमेंट तक के पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन, जो कि अप्रोक्सीमेशन 270 डेज का होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अप्रोक्स 9 मंथ का होता है, ठीक है। अब उसके लास्ट में है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो पार्चुरेशन में ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, एक्ट ऑफ बर्थ, जो बर्थ का एक्ट जो प्रोसेस है, या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ का जो प्रोसेस, उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को पूरा हम लोग इस चैप्टर में इसी फंक्शंस को, जितना भी ये है प्रोसेस, ये सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट में ये ध्यान रखना, गैमेटोजेनेसिस है, मतलब यहाँ पे गैमेट है, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन कराना है।
तो गैमेट के फॉर्मेशन कराने के लिए बॉडी में कोई ना कोई तो सिस्टम होगा, कोई ना कोई तो ऑर्गन होगा, और हम लोग क्या है, सिस्टम है। हम लोग का बॉडी में सिस्टम है, किसी भी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए या किसी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसमें सिस्टम है, जो कि हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, ध्यान से देना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग दोनों पढ़ेंगे, मेल का भी पढ़ना है और फीमेल का भी पढ़ना है, ठीक है। तो मेल में सबसे पहला आएगा टेस्टिस, जो कि 1 पेयर में होता है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, टेस्टिस के बाद सेकंड है स्क्रोटम, स्क्रोटम आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आ जाएगा रेटे टेस्टिस। उसके बाद कौन आ जाएगा, डाइमिस। उसके बाद कौन आ जाएगा, वासा डिफरेंशिया। एक सेकंड को, एक सेकंड ध्यान। ठीक है। रेटेड टेस्टिस का ही दूसरा जो है वहां पे होता है वासा डिफरेंशिया। ये हमको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो क्योंकि वासा डिफरेंशिया के बाद इपिडाइमिस लिखते थे और इसके बाद वासा डिफरेंशिया, तो दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, इसीलिए ये साथ में हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद वासा डिफरेंशिया के बाद क्या आएगा, तो आ जाएगा यूरेथ्रा, यूरेथ्रल, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स वगैरह। यूरेथ्रा के पास, ओपनिंग के पास, आई मीन जंक्शन के पास उस जगह क्या प्रेजेंट होता है, ग्लैंड, ठीक है, जिसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट होने के बाद यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के बाद फिर डायरेक्टली पेनिस है, ठीक है। यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, जो 3 ग्लैंड हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। अब यूरेथ्रा के बाद जो उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो है पेनिस, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो था तुम्हारा मेल का। अब अगर फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में सबसे पहले ओवरी, दूसरा होता है फॉलोपियन ट्यूब, तीसरा है यूटेरस, चौथा है सर्विक्स, पांचवा है वेजाइना, एंड चौथा है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इसमें भी कुछ कुछ आएगा, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे जेनेटिलिया। देखो, फॉलोपियन ट्यूब में जब यूटेरस हम लिखते हैं तो यूटेरस में यूट्राइन वॉल भी आ जाता है, यूरेथ्रा जो कैविटी है जिसको वुम्ब बोलते हैं वो भी आ जाता है, हम लोग तो उसको वुम्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया में भी 2-3 चीज पढ़ना है, वो हम उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना, टेस्टिस। अभी हम तुम लोग को एक एक करके इसका डिटेल से स्टडी करें, क्या है नहीं है, तो धीरे जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो, ठीक है। फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो हम डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। बाकी बात तुम लोग को पीडीएफ वगैरह अगर एनसीईआरटी में फिगर है, थोड़ा उसको ध्यान देना क्या होता है नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या लिखे हैं, टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस एक सबसे पहले ये 1 पेयर में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये ओवेल शेप का होता है, ओवेल शेप का होता है, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल, सॉरी, टेस्टिस के अंदर में होगा टेस्टिकुलर लोब्यूल, कंपार्टमेंट होता है। अब इसके अंदर में होता है सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही मेन फंक्शन क्या करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन गैमेट, ठीक है।
और इसी जैसे मान लो ये हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लिखे हैं, ये है टेस्टिकुलर लोक्यूल या लोब्यूल बोलते हैं इस तरह का। तो एक टेस्टिस में, ठीक है, एक लोब्यूल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर अगर बात करेंगे, एक मतलब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। थोड़ा सा इसको यहाँ पे करते हैं, ये हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, और सॉरी ये टेस्टिकुलर हो गया, आई मीन ये जो है ऊपर वाला जो है ये हमारा ऊपर वाला टेस्टिस पार्ट है, उसके अंदर में क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। अब इसके अंदर में अगर हम बात करेंगे, ये हमारा क्या बताएं टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर में क्या है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल तुमको 3 दिख रहा है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाद इस तरह का कुछ सेल्स भी होता है, ध्यान देना, ये टेस्टिस वॉल है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर में 2 चीज दिखा है, एक ब्लू में जो दिख रहा है ये हमारा लेडिक सेल होता है, लेडिक सेल, या इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो है ये हमारा है सेमिनिफरस, ये जो है हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल, ये चीज ध्यान रखना। अब हम जो बताने वाले हैं इसको ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे एक नया चीज है इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का काम था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट यहाँ ध्यान देना फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एक प्रोसेस है, बट यहाँ पे 2 चीज चाहिए होगा हमको। एक चीज चाहिए होता है टेस्टोस्टेरॉन, क्या होगा टेस्टोस्टेरॉन, और एक चाहिए होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल जो होता है एक टाइप का प्रोटीन रिलीज करता है जिसको एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। ध्यान से समझना, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि ये रिलीज करता है, या इसका काम है कि ये रिलीज करेगा। जैसा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन काम करेगा, यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसके कारण टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण यही टेस्टोस्टेरॉन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में या गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर तुमसे पूछ दे कि लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या होता है, तो सबसे पहले प्रेजेंट होगा कहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल में और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर, और इसका काम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन को रिलीज करना जो कि एंड्रोजन से वो बाइंड करता है, और जैसे वो एंड्रोजन से बाइंड करेगा तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल उससे आई मीन कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। जब हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो इसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा जो टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है, वो उसको स्टिमुलेट करता है। तो उसके लिए एक है क्या FSH, ठीक है पढ़े होगे, ये 11th में ही था ग्लैंड में FSH। अब ये FSH क्या करेगा, डायरेक्टली टेस्टिस पे एक्ट करता है, टेस्टिस पे भी कहाँ, तो लेडिक सेल पे, और यही लेडिक सेल जो होता है टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराने में, इसके कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे कौन है लेडिक सेल, और लेडिक सेल का काम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से उसको बाइंड करके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना, और वो जैसे ही बढ़ाएगा वो गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हाँ, तो इसको ध्यान रखना, हम क्या बताए कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा पूछता है, ठीक है। इसमें तो खैर टेस्टिकुलर लोब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हम क्या बताएं कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसके कारण कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, जो कि FSH और LH के इन्फ्लुएंस में काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना कि जैसे हम बोले ये स्टिमुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टिमुलेट कर रहा है। सपोज दैट मान लो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है,
तो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो ये हार्मोन का तो निकलना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस ये कौन है, तो सर्टोली सेल है, ये ध्यान देना। एक्चुअली में सर्टोली सेल हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक ऐसा सेल होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो हम यहाँ पे लिखे हैं, देखो न्यूट्रिशन चाहिए तो कौन देगा न्यूट्रिशन, किसको, स्पर्म को। बट सर्टोली सेल एक तरह का इनहिबिशन भी करता है, सप्रेस भी करता है, किसको, टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को, क्योंकि हमेशा टेस्टोस्टेरोन जरूरत नहीं पड़ता है ना। टेस्टोस्टेरोन अगर गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे जरूरत है तो गैमेट का फॉर्म हो गया, खत्म, अब प्रोसेस होगा ही ना, तो इसका क्या काम, इसका कंसंट्रेशन वहां पे घटाना है। तो सर्टोली सेल इसको घटाने का काम करता है, साथ साथ में सर्टोली न्यूट्रिशन भी देता है। बट तुम लोग को इतना समझना है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज करता है लेडिक सेल, और सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना। लेडिक सेल जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा तो गैमेट ऑफ फॉर्मेशन, आई मीन गैमेट के फॉर्मेशन में वो हेल्प करता है, बस इतना ही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, इसको नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस में बस यही चीज होता है, इसको ध्यान रखना, और इसमें कुछ प्रोसेस होता नहीं कभी, इसलिए इसको तुमको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि टेस्टिस जो है वो कैसे क्या होता है, ठीक है। कम से कम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को तो जरूर याद करना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। हाँ बोलो सर सर्टोली सेल फिर समझा दीजिए ना। सर्टोली सेल का बस काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बस इतना तुमको याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है, बट इसका दूसरा और जो फंक्शन बताया कि टेस्टोस्टेरोन का मान लो काम हो गया तो उसको इनहिबिट कौन करेगा, तो ये सेल एक अलग तरह का प्रोटीन निकालता है जो इसके सेपरेशन में हेल्प करता है। तो ठीक है, सेकेंडरी याद आया तो ठीक है, तो फर्स्ट वाला याद रखना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा, डायरेक्टली पूछता और कुछ बात नहीं है, ठीक है। ये सब जितना भी तुम देख रहे हो ना, सारा सर्टोली सेल, लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, बस नाम को चेंज करेगा, बाकी बस फंक्शन ऑलमोस्ट सब सेम ही दिखेगा। अब पूछ देगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये सब ध्यान रखना क्योंकि ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली पूछता है लेडिक सेल का काम क्या है, सेमिनिफेरस का काम क्या है, सर्टोली सेल का काम क्या है, इस तरह से 2-3 क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है। सर उधर का बोर्ड नहीं दिख रहा है, किधर का बोर्ड नहीं दिख रहा बताओ। जिधर आप लिख रहे हैं। अच्छा, जहाँ लिख रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं, हम एक्चुअली लिख रहा था यहाँ पे एक टेस्टिस का प्रोटेक्टिव लेयर है, उसी का हम नाम लिख रहे थे, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनलिस, दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका फेस्क्यूलोसा, ये 3 लेयर है जो टेस्टिस का प्रोटेक्टिव लेयर है। बस एक पॉइंट लिखो, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टेस्टिस, और ये तीनों नोट कर लो, बस इसमें ज्यादा और कुछ जानना नहीं है तुमको, ठीक है। वेजिनलिस स्पेलिंग है VAGINALIS, एल्ब्यूजिनिया एल्ब्यूजिनिया, तो सही है, हाँ एल्ब्यूजिनिया सही है, ALBUGINAE, और फेस्कुलोसा, ठीक है, वेस्कुलोसा होता है VASCULOS है, वेस्कुलोसा। ये 3 एक ऐसा लेयर है जो प्रोटेक्ट करता है, तो ये ऊपर, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है ना, यही है। तो साइड में लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है।
हो जाएगा तो वो बोलना, ठीक है। सर हो गया, बता दें, फिर आगे बताएंगे। हो गया। यस सर। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो अब टेस्टिस समझ गए, इसके अंदर का जो भी फंक्शन था, पार्ट था, इसको याद कर लेना। दूसरा जो पार्ट है वो है स्क्रोटम। स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रोटम अगर नहीं होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले समझो स्क्रोटम क्या है। तो टेस्टिस को कवर करने वाला एक बैग लाइक जो है, इस तरह से ये बैग लाइक है, इसी के अंदर में टेस्टिस होता है, ठीक है। तो ये बैग लाइक होता है, और यहाँ ये जो पार्ट है बहुत ही स्मूथ होता है। यहाँ पे किसी भी कोई भी हार्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक तरह का थैला, आई मीन बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर में ये प्रेजेंट है। स्क्रोटम का मेन काम है क्या, कौन बताएगा? साक्षी बताओ। टेम्परेचर क्या स्क्रोटम का क्या काम है, फंक्शन? सर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कि टेम्परेचर मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है, सॉरी, हमारे बॉडी हाँ। के टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि जब टेस्टिस फंक्शनिंग होगा, आई मीन गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो स्क्रोटम जो बैग लाइक है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, ठीक है, जिसके कारण कि गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेल बॉडी का 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मान के चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन 27 to 28 डिग्री चाहिए, मतलब कम से कम 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए बॉडी से। इसीलिए स्क्रोटम जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि जब स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम अपने हिसाब से टेस्टिस का पोजीशन भी चेंज कर सकता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन कराना होता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए ये रीजन है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आई मीन टेस्टिस जो है वो मेन पार्ट कहलाता है, तो वो जो है आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट है, जो कि हैंगिंग किया हुआ रहता है, जो कि इस लेयर से हैंग रहता है, जिसके अंदर में टेस्टिस होता है। रीजन बस यही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई और रीजन है, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन कराना होता है, और अगर बॉडी के इनसाइड में अगर सिचुएटेड हो जाता या फिर वैसा डेवलप करता तो कभी भी गैमेट का फॉर्मेशन वहां नहीं हो सकता था, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे सेम रहता है। ये बाहर है, इसीलिए बाहर है क्योंकि स्क्रोटम वहां पे हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन कराने में, तभी टेस्टिस जो है अपना फंक्शनिंग या प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है। समझ में आ गया? तो स्क्रोटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और सर इसको एक बोल बार और सकते हैं, बोलिए। ठीक है, थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, ये भी बोलते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हैंगिंग होता है, आई मीन हैंग रहता है, और उसके इनसाइड में टेस्टिस प्रेजेंट है, जो दोनों पेयर में टेस्टिस है वहीं प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, आई मीन जब गैमेट का फॉर्मेशन, आई मीन मेल गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर बॉडी के कंपैरिजन में कम होना चाहिए। तो ये जो बॉडी के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, तो ये कौन रेगुलेट करता है? तो स्क्रोटम करता है, ठीक है। और स्क्रोटम जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बॉडी का टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा घटेगा, उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहता है, क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर उसको मेंटेन कराना होगा, ठीक है। और तीसरा क्या चीज है कि
स्क्रोटम जो होता है टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए टेस्टिस का कभी कभी पोजीशन भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हो सकता है टेस्टिस अपने प्राइम लोकेशन से थोड़ा हट जाता है, तो ये स्क्रोटम ही कराता है, इसलिए वो कॉन्टैक्ट रिलैक्स हमेशा करते रहता है। आई मीन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो करता है बस, ठीक है। इसको हम लोग थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। अगर तुमसे पूछते व्हाट इज स्क्रोटम, तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। कितना टेम्परेचर? तो बॉडी से अप्रॉक्स 2 डिग्री कम होना चाहिए तभी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि स्क्रोटम करता है बस। हो गया, इसको नोट कर लिए। यस सर। अब देखो उसके बाद जो है, उसके बाद का जो पार्ट है टेस्टिस के बाद है तुम्हारा रेटे टेस्टिस, हम लिखे हैं या वासा एफ्रेंसिया। एक्चुअली में रेटे टेस्टिस एंड वासा एफ्रेंसिया ये दोनों कंडेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। आई मीन कंडेंस कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है किससे? तो सेमिनिफरस से। मान लो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो इससे एक एंड पे सबसे पहले रेटे टेस्टिस इस तरह से प्रेजेंट होता है, फिर जो एक सिंगल ट्यूब या पतला सा ट्यूब निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। एक को बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया और इसको बोलते हैं रेटे टेस्टिस, ठीक है। अब जब यहाँ जाता है तो ये इपीडायडाइमिस आ जाता है, इपीडायडाइमिस आ जाता है, ठीक है। आई मीन कहने का मतलब कि रेटे टेस्टिस से कनेक्ट होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, उससे फिर निकलता है जो ट्यूब, उसको वासा एफ्रेंसिया बोलते हैं। उसके बाद इपीडायडाइमिस आ जाता है। तो इपीडायडाइमिस क्या करता है? तो इपीडायडाइमिस का सिंपल कहाँ है? स्टोर करता है स्पर्म को स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद वहां से एक डक्ट के थ्रू जाता है यूरेथ्रा में, जो कि ले जाने का काम कौन करेगा? जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं, वो है वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया और इसका दूसरा नाम है स्पर्म डक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पर्म डक्ट। हाँ बोलो सर, एक बार अच्छे से डायग्राम बनाइए ना सर। डायग्राम? अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। डायग्राम में बहुत मेहनत है जी। अच्छा रुको डायग्राम की वजह से देखो, अब हम तुम चीज यहाँ है तुम्हारे पास, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। इसी के अंदर में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा और इसी से कनेक्ट सबसे पहले कौन होगा? रेटे टेस्टिस, ठीक है, रेटे टेस्टिस। अब रेटे टेस्टिस से देखो जो ब्लू कलर में बना है वो क्या है? तो वो है तुम्हारा वासा एफ्रेंसिया, ठीक है। अब वासा एफ्रेंसिया के बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली तुमको एक है, मतलब ये जो ट्यूब बना है ये एक्चुअली इस तरह से पूरा कॉइल्ड होता है यहाँ पे, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है वासा एफ्रेंसिया से। इसी को हम लोग बोलते हैं इपीडायडाइमिस, ठीक है। तो इसका काम क्या करेगा? स्टोर ऑफ स्पर्म। आई मीन किसको स्टोर किया? स्पर्म को स्टोर कर लिया। समझ में आ गया? अब स्पर्म को स्टोर करने के बाद अब इसको भेजना है, तो यहाँ पे आ गया वासा डिफरेंशिया। अब क्लियर है? हो रहा है ना? कोई दिक्कत?
अब No, दिक्कत sir. नहीं ना है? हाँ ठीक है। वासा एफ्रेंसिया, अब देखो वासा एफ्रेंसिया जब आके मिलता है तो यहाँ होता है यूरेथ्रा, इसको यूरेथ्रल जंक्शन भी बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग भी बोलते हैं, यूरेथ्रा हो गया। अब जब यहाँ पे यूरेथ्रा हम लिख रहे हैं तो यहाँ ध्यान देना, एक अलग से इस जगह पे ग्लैंड होता है, तो डायरेक्टली कनेक्ट है, क्योंकि ये इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, ठीक है, ये इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो ये जो जंक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल जंक्शन, क्योंकि इस जंक्शन में दो चीज खुलता है, एक खुलेगा हमारा क्या, एक खुलेगा, एक यूरिन वाला पार्ट खुलेगा और एक रिप्रोडक्शन वाला पार्ट खुलेगा। कहने का मतलब कि एक पार्ट किडनी से कनेक्ट है और एक पार्ट टेस्टिस से कनेक्ट है, तो यहाँ जो बता रहे हैं ये टेस्टिस वाला कनेक्शन है, ये यहाँ से कनेक्ट होके जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे ब्लू, ये जो ब्लू में देख रहे हो बैग लाइक, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल, ठीक है। अब सेमिनल वेजिकल के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे मान लो ये जंक्शन हम बनाए तो इसी का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये देखो प्रोस्टेट ग्लैंड। अब फिर ये जो क्या होगा, ये हमारा, सॉरी, ये जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा क्या, यूरेथ्रा हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग यूरेथ्रल, यहाँ पे मीटस भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोल सकते हैं, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग पेनिस। अल्टीमेटली इस वाले पार्ट को, पूरा पार्ट को बोलते हैं पेनिस, ठीक है। और यही से ट्यूब आता है और इस ट्यूब के थ्रू ये बाहर निकलता है। यहाँ पे एक पोर्स प्रेजेंट है जो कि रिलीज करता है स्पर्म को भी और यूरिन को भी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझना जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने दो चीज दिखा रहे हैं, एक दिखा रहे हैं जो हम बोलते हैं इसको सेमिनल वेजिकल, इसको हम लोग लिखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये वाला पूरा पार्ट का नाम है पेनिस, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे यूरेथ्रल पेनिस, यूरेथ्रल पेनिस भी बोला जाता है। और साइड में जो ये कल दिख रहा है ये है हम तीसरा ग्लैंड, जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। उसके बाद ये वाला पार्ट यही बाहर खुलता है और वो इजैकुलेटरी डक्ट जो कहलाता है, हम लोग कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि अभी हम ग्लैंड का फंक्शन नहीं बताए हैं। बताए हैं क्या? टेस्टिस, सेमिनिफेस्टिब्यूल समझ आ गया, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडाडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, इसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं, यहाँ से लेके जाएगा यूरेथ्रल ओपनिंग या चैम्बर में। उसके पहले सेमिनल वेजिकल है एक ग्लैंड, इसके बारे में पढ़ना है। प्रोस्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कॉर्पस ग्लैंड बोलते हैं। ये तीन ग्लैंड नहीं पढ़े, बाकी बाद हम लोग सारा इसका डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ कौन सा ग्लैंड है सर? सेमिनल वेजिकल है, दूसरा प्रोस्टेट है और तीसरा ये कॉर्पस ग्लैंड। पेनिस, पेनिस के ऊपर में ना, स्पेलिंग क्या लिखा है? पेनिस, पेनिस, ये तो पेनिस लिखा हुआ है। नहीं सर, ग्लैंड ग्लैंड ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड लिखे हैं, कॉपर्स, COWPER', कॉपर्स ग्लैंड। उसके ऊपर में प्रोस्टेट ग्लैंड, दिख नहीं रहा, एक पहले पार्ट समझ लिए ना, पार्ट में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। पार्ट समझ लिए, ग्लैंड हम बताएंगे, क्योंकि ग्लैंड, सब ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। इसको मिटाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो ग्लैंड है के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब ये तो था पूरा ऑर्गन, आई मीन पार्ट, कौन कौन सा पार्ट काम करता है, कैसे करता है, ठीक है। अब हम लोग के पास 3 ग्लैंड है। अब उस तीनों ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये ग्लैंड है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि स्पर्म जो होता है उसमें सीमेन प्लाज्मा भी होता है, जिसको हम लोग सीमेन नॉर्मल बोलते हैं। अगर सीमेन नहीं होगा तो स्पर्म कंप्लीटली, जो गैमेट है वो कंप्लीटली गैमेट या मेच्योर नहीं कहला सकता है। उसका क्या रीजन है कि इस सीमेन में कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, आई मीन बायोमॉलिक्यूल, जैसे है कैल्शियम इसमें होता है, ठीक है, फ्रुक्टोज इसमें होता है, और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब जितना भी मॉलिक्यूल्स है ये सीमेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये सीमेन रिलीज करता है सेमिनल वेसिकल, मतलब सेमिनल वेसिकल एक लिक्विड रिलीज करता है, और इस लिक्विड में एसेंशियल जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होता है, और उसी कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सीमेन। जब जब वाटर डिफरेंशिया से मूव करता है आगे, और आगे आके जो सीमेन से मिलता है, जो वो मिला, अब जो वो फॉर्म बना, उसी को कंप्लीट हम लोग स्पर्म बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये मेल गैमेट है। तो इसका काम होता है ये एसेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स को ऐड करवाना, सीमेन को बनाना, ताकि सीमेन उसमें मिलेगा। तो क्योंकि आगे उसका बहुत काम है, स्पर्म जब फ्यूज करता है तो उस टाइम पे ये सब बहुत ज्यादा यूज आता है, समझ में। तो यही है तुम्हारा, कि एंजाइम वगैरह नहीं रहेगा अगर स्पर्म में, तो क्या वो ओवा का जो लेयर उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा या डाइजेस्ट कर पाएगा? नहीं। तो ये सारा सीमेन उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ साथ में बहुत सारा सेल ऑर्गेन्स वगैरह भी है, उसमें तो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जब स्पर्म का स्ट्रक्चर रहेगा तो हम पढ़ेंगे कि हेड रीजन क्या है, नेक रीजन क्या है, मिडिल पीस क्या है, टेल क्या है, तो उसमें है ये। तो सबसे फर्स्ट में सेमिनल वेसिकल क्या करेगा, सीमेन प्रोवाइड करेगा, और उस सीमेन में कंटेन करता है ये सब, ठीक है। एक तुम लोग को जनरल चीज बताते हैं इसमें, ठीक है। ये पहले भी कुछ लोगों को पता होगा शायद, साक्षी वगैरह, साक्षी तो इस पता है। फ्रुक्टोज यस पता है सर, ना? पता है। यस किसको सर, पता है? हमको। हमको भी। अच्छा, फ्रुक्टोज को हम क्यों बताएं, बताओ। फ्रुक्टोज के बारे में कुछ बताने वाला है, बताओ। सर वो फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है। हाँ, सब ठीक है। फीमेल प्रेजेंट पहले से नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, पहले से नहीं होगा, ठीक है, गुड। फीमेल में ये प्रेजेंट होता नहीं है, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्वाइटस बोल सकते हैं, या सेक्सुअल इंटरकोर्स इस फॉर्म के थ्रू ही जाता है, ठीक है। और रेप केस में इसी का प्रेजेंस से पता चल जाता है कि मतलब फीमेल के साथ रेप हुआ है, ठीक है, ये चीज है इसमें। और फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, आई मीन इसमें कुछ बहुत अमाउंट में एटीपी भी होता है, ठीक है। एनर्जी अगर नहीं होगा स्पर्म में तो वो स्विम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ प्रेजेंट होता है, तो ठीक है, चलो पता है, जनरल चीज था, ये बताना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, तो नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। चलो एक चीज और बताते हैं, जो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। सेमिनल वेसिकल जो है 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखना, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड 1 इन नंबर होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है सबको, ठीक है, कि सेमिनल वेसिकल 1 पेयर है
प्रोस्टेट 1 इन नंबर, यानी एक ही प्रेजेंट है 1 इन नंबर। लेकिन जब नेक्स्ट जो आता है कॉपर्स ग्लैंड भी जो है वो 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, इसको ध्यान रखना, 1 पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम एक और है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, शायद एनसीईआरटी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक ही नाम है, जो 1 पेयर होगा, प्रोस्टेट 1 इन नंबर होगा, एंड सेमिनल वेसिकल जो होता है 1 पेयर में होता है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना कि सेमिनल वेसिकल सीमेन के अलावा एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली एल्कलिनिटी ये तीनों ग्लैंड देता है, बट सबसे ज्यादा एल्कलिनिटी यही प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि एल्कलाइन बना के रखे। अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो गैमेट ही पूरा डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सबसे पहला काम होता है कलर प्रोवाइड कराना, क्योंकि जो मिल्की व्हाइटिश कलर है, मिल्की व्हाइटिश कलर जो होता है, वो मिल्की व्हाइटिश कलर कौन प्रोवाइड करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। साथ साथ में ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोटिलिटी मतलब वो चल सके, वो मूव कर सके, तो ये प्रोस्टेट। साथ साथ में एल्कलाइन नेचर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एल्कलाइन तो तीनों ग्लैंड है, बट सेमिनल वेसिकल का ये मेन फंक्शन है, प्रोस्टेट का ये मेन फंक्शन है, ताकि हम लोग को पता चले कि जो कलर प्रोवाइड वगैरह करता है वो कौन करेगा, तो ये। तो मोटिलिटी मतलब स्विमिंग वगैरह का जो कराता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण होता है। अब लास्ट में कॉपर्स ग्लैंड के बारे में थोड़ा समझना, इसमें थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम बताए थे ये जो लास्ट वाला लेयर है, जिसको हम लोग बोले थे पेनल यूरेथ्रा, आई मीन ये जो यूरेथ्रा है ये क्या है, तो यूरेथ्रा के पास हम बताए थे यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है अंदर में, ठीक है। वहां पे ब्लू से बनाए थे देखना यूरेथ्रल। तो अब यहाँ पे जो यूरेथ्रा होता है, यहाँ पे पेनिस होगा ना? कॉपर्स ग्लैंड, हाँ यूरेथ्रल पेनिस, पेनी अच्छा, यूरेथ्रा भी बोलते हैं, मतलब इजैकुलेटरी डक्ट है एक तरह से। तो यहाँ पे जो है ये जो बल्बो ग्लैंड है, ये एक्चुअली में इसका असली काम है एल्कलिनिटी प्रोवाइड करना। ऐसा क्यों, समझो, देखो कि मेल का एक पेनिस एक ऐसा पार्ट होता है, या फिर हम बोल सकते इजैकुलेटरी डक्ट एक ऐसा पार्ट है जिससे यूरिन भी पास होगा और गैमेट भी पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि जब इससे यूरिन पास कर गया, एक बार मान लिया जाए यूरिन पास कर गया, तो यहाँ का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और उसके बाद जब उसी डक्ट से स्पर्म पास करेगा, तो एसिडिक मीडियम के कारण वो स्पर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्पर्म का जो क्वालिटी होता है, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अगर एसिडिक हुआ तो इस एसिडिक मीडियम को सप्रेस करने के लिए, घटाने के लिए ये ग्लैंड एक्टिव होगा, और यहाँ पे इस रीजन में एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है, एल्कलिनिटी मीडियम बना के रखेगा, ताकि स्पर्म जो इजेक्ट हो या स्प्लीट हो तो उस टाइम पे वो डिस्ट्रॉय ना, क्योंकि गैमेट सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसका क्वालिटी में डिस्टर्बेंस हुआ तो वो फ्यूज ही नहीं कर पाएगा, वो खराब हो गया, वो गैमेट ही खराब हो गया, ठीक है, वो स्पर्म खराब हो गया। तो एल्कलिनिटी प्रोवाइड करा दिया ये, अब जैसे ही ये कराएगा तो इससे पास होगा, तो स्पर्म जो है वो प्रोटेक्टिव, आई मीन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। साथ साथ में यहीं पे इसी रीजन में स्पर्म में जो एल्कलिनिटी है वो लिक्विड के तौर पे वो चला जाता है, ताकि स्पर्म जब वेजाइनल वेजाइनल जो है उसको हम लोग बोलते हैं कि वेजाइना का जो एरिया है वहां पे स्पेस प्रेजेंट होता है जहां पे इजेक्ट होता है, आई मीन इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है पेनिस से जो फिर वेजाइना में जाता है, तो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस को ही बोलते हैं, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जाएगा। तो स्पर्म के साथ साथ में जो है वो एल्कलाइन मीडियम भी चला जाता है, क्योंकि वेजाइना का जो इन्वायरमेंट रहता है, उस जगह का जो सराउंडिंग रहता है, वो एसिडिक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एसिडिक इसलिए हो सकता है क्योंकि उस रीजन से ही जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसी रीजन से बाहर निकलता है ना, तो वो तो डिस्ट्रॉय पार्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे गैमेट जाता है और वहां का मीडियम एसिडिक हो गया, तो वहां पे भी गैमेट को क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो डिस्ट्रॉय ना करे तो एल्कलिनिटी सिक्रेशन यहीं से वो स्पर्म के साथ लेके जाता है, वहां पे उस मीडियम को
वो मतलब सेफ बनाता है, एक तरह का एल्कलिनिटी बना के रखता है, ताकि स्पर्म फिर वो आगे मूव कर सके, फिर फर्टिलाइजेशन कर सके। बस यही चीज है। 3 चीज ध्यान रखना, सेमिनल वेसिकल सीमेन बनाता है, इसमें ये सब प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड वन इन नंबर है, और ये कलर एंड मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड कॉपर्स ग्लैंड जो मेन एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है स्पर्म को और डक्ट को भी, ताकि वो आराम से वो सेफ गैमेट जो वो डिस्ट्रॉय ना हो, वो अच्छे से मतलब सही कैरेक्टरिस्टिक के साथ वो बाहर निकल जाए बस। ठीक है। और साथ साथ में भी इस रीजन में कुछ म्यूकस वगैरह भी रिलीज होता है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स लुब्रिकेशन वगैरह का काम करता है, क्योंकि अगर लुब्रिकेट नहीं होगा तो यहाँ का जो सेल एंड टिश्यू है वो क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब ड्राई अगर हो जाएगा ना तो वो फटने का डर रहता है, ठीक है, वो ब्रेक करने का डर रहता है, इसीलिए लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। बस यही है। ठीक है। यहाँ पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यहाँ तक। सर लुब्रिकेशन कॉर्पस ग्लैंड प्रोवाइड करता है। कॉर्पस ग्लैंड लुब्रिकेशन, पेनिस लाइनिंग को जो है ना वो लुब्रिकेट्स, क्योंकि वो म्यूकस, एक तरह का म्यूकस भी रिलीज कर देता है, कॉर्पस ग्लैंड या बल्बुलर ग्लैंड हम बोलते हैं। ठीक है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो एक और चीज ध्यान रखना कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ कुछ न्यूट्रिटिव मीडियम भी प्रोवाइड करता है इसको, जैसे कुछ मॉलिक्यूल साइट्रिक एसिड वगैरह रिलीज करके उसको न्यूट्रिशन भी, इंजाइम वगैरह ये सब भी रिलीज करता है। बट प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मेन फंक्शन था ये था, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ पूछता है तो ये न्यूट्रिटिव लिक्विड जो है साइट्रिक एसिड वो रिलीज कर देता है, कुछ इंजाइम है एसिड इंजाइम वगैरह जो वो रिलीज करता है, वो सारा प्रोस्टेट यूज करता है, मतलब रिलीज करता है सॉरी, और वो उसको मिक्स करता है। ठीक है, इतना ही है इसमें, इसमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अल्टीमेटली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है। इसमें एक और चीज है जो हम उनको बता देते हैं। ठीक है। देखो, एक और चीज में ध्यान रखना कि पेनिस में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेक्टाइल टिश्यू, जो 2 टाइप्स का होता है। एक है तुम्हारा कॉर्पोरा कवर्नोसा, और एक होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसको हम लिख देते हैं, तो इसको ध्यान रखना क्योंकि पेनिस के पार्ट में ही पढ़ना था। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इरेक्टाइल। सर उधर का बोर्ड नहीं दिख रहा है। अच्छा, नहीं दिख रहा? ठीक है, तुम इसको नोट कर लिए ना? यस सर। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू का देख मतलब इसका नाम अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, बट इरेक्शन का कोई मैकेनिज्म पूछता नहीं है। ठीक है, बट इतना ध्यान रखना क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम क्या बताए, 2 टाइप्स का होता है इरेक्टाइल टिश्यू, 2 टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कॉर्पोरा कवर्नोसा, एक स्पेलिंग देख लेते हैं, कॉर्पोरा कवर्नोसा। ठीक है, ये डॉर्सल साइड में होगा और वेंट्रल साइड में हो जाएगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये 2 होता है टिश्यू जो ड्यूरिंग इरेक्शन ये एक्टिव होता है। ठीक है ना, बस यही है, इसी टिश्यू के कारण इरेक्ट होगा। बस ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लो, और अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। बाकी बात जो है फीमेल का है वो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, तो फिर इसको पढ़ के आना, कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर से पूछ सकते हो।
अच्छा, इसका मैकेनिज्म बता दे क्या? एक्टाइल टिश्यू का मैकेनिज्म समझना है क्या, मतलब कैसे Yes, काम sir. करता है? Yes, देखो yes, एक्चुअली sir. क्या होता है ना, time हाँ एक्चुअली क्या है ना कि ये दोनों टिश्यू जब इरेक्शन होगा तो सबसे पहले देखो पेनिस सॉफ्ट पार्ट है, उसमें कोई भी हार्ड है ही नहीं। हार्ड जैसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज बोन्स वगैरह उसमें प्रेजेंट नहीं होता है, मेनली बोन्स प्रेजेंट होता नहीं है। तो जैसे इरेक्शन स्टार्ट होगा ये टिश्यू जो होता है वो एक्टिव होता है। अब एक्टिव होने के बाद वो इरेक्ट कैसे करता है, क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू इसलिए बोला गया कि इरेक्शन जब होगा तो पेनिस के अंदर में बहुत सारा वेन्स प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस टिश्यू के कारण इसमें जो है ब्लड जो है आके इसमें स्टे कर जाता है, जिसके कारण वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टिश्यू का काम है ब्लड को वहां पे रोक के रखना, ठीक है। अब इजैकुलेशन के बाद जैसे होगा ये टिश्यू अपना नॉर्मल स्टेट में आएगा और ये ब्लड सर्कुलेट करना स्टार्ट करेगा, वो टिश्यू जो है वो नॉर्मल हो जाता है, जिसका इरेक्शन खत्म हो जाता है। बस यही है इसमें। तो ब्लड को लॉक करने का काम इस टिश्यू का, इसलिए इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं, बस ठीक है। इसमें इतना ही है और कुछ है नहीं। और कुछ क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है या मन में कुछ भी है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। अभी है वैसा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट जब आएंगे तो फीमेल का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं, ग्लैंड को अच्छे से करना, ठीक है। टेस्टिस का जो फंक्शन है कि सेमिनल वेस्टिब्यूल क्या काम करता है, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज इसका बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। एक तो एक्सेसरी ग्लैंड का और दूसरा टेस्टिस से रिलेटेड जो भी है, जैसे हम बताए कि टेस्टिस में सेमिनल वेस्टिब्यूल है, लेडिक सेल का क्या काम है, सर्टोली सेल का काम है, ये दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ है नहीं, ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।